चलिए आज कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल सिक्योरिटी कोड के, ये देखिए। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उनका कवरेज, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स प्रोटेक्शन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉ, डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्प्लियंस। अब हम देख लेते हैं हु आर कवर्ड। तो देखिए, एम्प्लॉयज़ कवर्ड, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। अब हम थोड़ा देख लेते हैं भाई कि गिग वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उनके लिए क्या है। देखिए, ये गिग वर्कर और ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स ये कोई आज की बात नहीं है, पहले भी इस तरीके के वर्कमैन होते थे जिनको थोड़े सी देर के लिए बुलाया जाता था, जैसे घर में कोई काम है, सामान उठवाने के लिए, रखवाने के लिए। लेकिन इनके लिए ये पहली बार कदम उठाया गया है। तो इनकी सोशल सिक्योरिटी के विषय में भी सोचा गया है। पहले क्या होता था, अगर ये किसी एक्सीडेंट से जो है इनका सामना होता था तो इनके परिवार वाले ही इनको लुक आफ्टर करते थे, कोई सोशल सिक्योरिटी की इन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब देखिए कैसे सोशल सिक्योरिटी जो कोड नया आया है इसमें इनको भी कवर किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं, जैसे उबेर ड्राइवर्स, ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर्स, स्विगी वर्कर्स और अमेज़ॉन डिलीवरी स्टाफ, उन्हें कहा जाता है गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर। ठीक है, तो ये है मेरा जो है सोशल सिक्योरिटी कोड के ऊपर पूरा। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो जो है लाती रहूँगी। तो देखें, इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न फॉर गिग वर्कर्स। तो सेक्शन 235 गिग वर्कर डेफिनेशन, ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर काम करता है। और देखिए आप सेक्शन 261 प्लेटफॉर्म वर्कर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित काम करने वाले वर्कर। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सेक्शन 109 सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सरकार गिग वर्कर्स के लिए योजनाएं बना सकती है, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवरेज दे सकती है उन लोगों को, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके आगे के टॉपिक्स। फ़िलहाल हम देख लेते हैं प्रोविडेंट फंड्स। तो देखिए, जो प्रोविडेंट फंड का एप्लीकेबिलिटी है वो है 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले इस्टेब्लिशमेंट पर लागू। बेनिफिट्स क्या होते हैं, रिटायरमेंट सेविंग्स, पेंशन, इंश्योरेंस बेनिफिट्स। देखिए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई मालिक कहे एचआर प्रोफेशनल से कि भाई अब तो 20 से कम हो गए हैं हमारे एम्प्लॉयज़, तो अब हम क्यों कवर करें अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई संस्थान एक बार पीएफ में कवर हो गया तो वो कवर ही रहेगा, चाहे बाद में उनके एम्प्लॉयज़ की संख्या घट भी जाती है। तो आप लोगों को एचआर प्रोफेशनल्स को, अपने सीनियर मैनेजमेंट को या जो भी आपके ओनर्स होंगे, एमडी होंगे, उनको सही बात ही बतानी है, क्योंकि आगे चल के ताकि कोई भी लेबर कोर्ट में ना जाए और हाई कोर्ट की ओर ना जाए। ठीक है, तो इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक तो रिटायरमेंट सेविंग होती है, पेंशन होता है, इंश्योरेंस बेनिफिट। अब पढ़ लेते हैं हम ईएसआई के विषय में। तो देखिए, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम इसकी। तो एप्लीकेबिलिटी इसकी ये है 10 या उससे अधिक एम्प्लॉयज़ वाले इस्टेब्लिशमेंट्स। बेनिफिट क्या क्या है इसके, मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट जो बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्रेचुटी बेनिफिट्स, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं। सबसे बड़ी और ख़ास बात एफटीई यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए है। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी ग्रेचुटी पाने का पात्र है वो भी। और देखिए, जो कॉन्टीन्यूस सर्विस है, 5 ईयर कॉन्टीन्यूस सर्विस पर ग्रेचुटी पेबल होती है। लेकिन जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है उसके केस में उसका जिस तरीके से जितना भी उसका टर्म होगा उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके उसको जो है ग्रेचुटी देने का प्रावधान किया गया है। अच्छा, अब आगे चल के देखते हैं हम मैटरनिटी बेनिफिट। तो विमेन एम्प्लॉय को पेड मैटरनिटी जो है लीव का प्रोविज़न है यहाँ पर, और नर्सिंग ब्रेक्स का और क्रैच फैसिलिटी जैसे अधिकार मिलते हैं। अब इसके आगे के टॉपिक हम अपना जो है अगले वीडियो में जो है देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।